गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिनिकल अप्रोच टुवर्ड्स स्किन डिजीज। स्किन डिजीज तो हम सब पढ़ लेंगे अपने कॉलेज में, लेकिन उसको क्लिनिकली कैसे देखना है। पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, हम ओपीडी सेटअप में बैठे हैं या आईपीडी सेटअप में बैठे हैं, पेशेंट हमारे पास आया, हमें उसको उसको किस तरह डील करना है, किस तरह से देखना है, उस बारे में, उस पॉइंट को मैं इसमें क्लियर करूंगा। देखो, पहला पहला पॉइंट है साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट हमारे पास आया, वो कुछ सिम्टम्स लेकर आएगा। सिम्टम्स वो चीज है जो पेशेंट अपने आप से हमें बताएगा, जो हम देख नहीं सकते। ठीक है, जैसे पेशेंट को खारिश होती है, पेशेंट को जलन होती है, ये उसके सिम्टम्स हैं। और साइंस वो चीज है जो हम अपनी आंखों से देखेंगे या हम खुद फील करेंगे। जैसे टच सेंसेशन कैसी है पेशेंट के, अगर उसको स्किन में प्रॉब्लम है, स्किन पैच है, तो अगर हम उसको टच कर रहे हैं उसको फील होता है, नहीं होता है। ठीक है, उसका कलर कैसा है। जैसे ये पॉइंट जो है वो साइंस में आएंगे। जैसे इसमें दिया है डिक्रीज टच टच सेंसेशन। ठीक है, टच सेंसेशन कम हो जाती है अगर स्किन डिजीज होगी। एक्सेसिव स्वेटिंग, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, या तो पसीना ज्यादा आता है या उसका पसीना आना बंद हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, चेंज इन कलर। कलर ऑब्वियस है, स्किन स्किन डिजीज होगी तो कलर नॉर्मल स्किन से उसका कलर चेंज हुआ रहेगा। ठीक है, पेप्यूल्स ऑन स्किन, स्किन के ऊपर पेप्यूल्स, ठीक है, फोड़ी फुंसियां बन जाती है जैसे। हॉरिप्लेशन, रोम हर्ष होना। ठीक है, उसके प्रोराइटिस, प्रोराइटिस मींस खारिश होना। ठीक है, ये पेशेंट बताएगा कि डॉक्टर साहब बहुत खारिश होती है। प्रिकिंग पेन, ये भी पेशेंट ही बताएगा, डॉक्टर साहब सुई चुभने जैसी दर्द होती है। ठीक है, फिजिकल एग्जॉस्शन, पेशेंट को फिजिकली थक जाता है या फिजिकल उस जगह पे प्रॉब्लम रहती है। मेंटल फिटीक, ऑब्वियस है, पेशेंट को जिसको स्किन डिजीज रहेगी उसको मेंटली स्ट्रेस रहेगा कि क्या ये स्किन डिजीज मेरी ठीक होगी या मेरे साथ पूरी उम्र बनी रहेगी। बहुत बड़ी बात रहती है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद है सिवियर पेन इन अल्सरेटेड एरिया। अगर तो वो अल्सरेटेड हो रखा है, वो स्किन का पैच या स्किन में जहाँ प्रॉब्लम है वो चीज अल्सरेटेड, मतलब अल्सर फॉर्मेशन हो रखी है उसमें, तो उसमें काफी पेन होगी। ऑब्वियसली जब अल्सर बनता है वो डीप टिश्यूज तक जाता है। ठीक है, ये मांस तक जाता है, में तक जाता है, तो वो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत बहुत सीवियर पेन होती है। सडन अपीयरेंस क्रॉनिक अल्सर, जो अल्सर बनते हैं अचानक बन जाते हैं, पेशेंट आपको बताएगा डॉक्टर साहब ये अचानक से बन गए, पहले थे नहीं। ऐसा तो नहीं होता, लेकिन अचानक बने, लेकिन उसको ऐसे लगता है कि अचानक से बन गए, मेरे को तो पहले थे ही नहीं। उसके बर्निंग सेंसेशन, उस स्किन की जगह में उसको जलन सी पड़ती है, जो मैंने पहले भी बोल रखा है, ये पेशेंट खुद बताएगा जलन पड़ रही है। डम्बनेस, उसको नंबनेस फील होती है उस जगह कि डॉक्टर साहब इधर बहुत सुन सा पड़ रहा है, फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे स्किन डिजीज में जो पेशेंट हमारे पास आता है। सेकंड है पैथोजेनिक फैक्टर्स। देखो, अब हमें देखना है कि कौन से दोष के इन्वॉल्वमेंट से ये होती है। ठीक है ना, दोषों का जानना बहुत जरूरी है ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कौन से दोष के, तो इसमें दिया है कि जो स्किन डिजीज की जो कुष्ठ है उसमें तीनों दोष इन्वॉल्व होते हैं, वात पित्त कफ। कभी भी कुष्ठ एक दोष से नहीं होता, तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसी के बाद ही कुष्ठ या स्किन डिजीज होगी। तो यही इसमें लिखा है, द विशिएटेड त्रिदोषास along with impaired त्वक, रक्त, मांस एंड अंबु। तीनों दोष के इन्वॉल्वमेंट के साथ त्वक, रक्त, मांस और अंबु का भी इन्वॉल्वमेंट होती है। इन सातों की इन्वॉल्वमेंट के बाद ही कुष्ठ बनता है, अदरवाइज कुष्ठ नहीं हो सकता जब तक ये तीनों दोष, ये चारों धातु इन्वॉल्व नहीं होंगे। यही लिखा है नीचे, सिंगल दोष कैन नॉट कॉज कुष्ठ ऑन इट्स ओन। एक सिंगल दोष से कुष्ठ नहीं बन सकता, तीनों दोष की इन्वॉल्वमेंट होनी है। किसी दोष की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, किसी की कम होगी, ऑब्वियस है, लेकिन दोषों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। इसके बाद है, वही लिखा है, three dosha are involved in the pathogenesis of all types of kushta. Okay, depending on the dosha predominance, symptoms are manifested and treatment should be decided on the basis of symptoms shown in specific kushta. अब डायग्नोस ऐसे रहेगा कि हमने देख तो लिया क्या सिम्टम्स है, ये भी पता है हमें कि तीनों दोष हैं। अब हमें देखना है कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग कौन सा दोष इन्वॉल्व हो रखा है। सिम्टम्स का जानने का यही मतलब है, हमें जानना है कि कौन सा दोष इन्वॉल्व हो रखा है, और जिस दोष की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी उसी दोष के अकॉर्डिंग उसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे, एंड उसी दोष की ट्रीटमेंट हम पहले करेंगे जिस दोष की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और जो बाकी के जो बचे हुए दोष होंगे
उसकी ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, या उसके लिए हम बाद में सोचेंगे, बाद में उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। स्लाइड में ये बताया गया है कि कौन से दोष के कारण कौन कौन से सिम्टम्स स्किन डिजीज में हमें दिखेंगे। लाइक इसमें ये देख रखा है, सिम्टम्स ड्यू टू वात दोषा आर ड्राइनेस, ऑब्वियस है वात होगा, ड्राइनेस, एट्रोफी, प्रिकिंग पेन, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब सुई चुभने जैसी दर्द हो रही है मेरे को, पेन, कंस्ट्रिक्शन, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, और पेशेंट को लगेगा जो स्किन पैच है उसको लगता है कि खिंच रहा है, ठीक है, इलास्टिसिटी कम हो गई है स्किन की जो होनी चाहिए नॉर्मल, ड्राइनेस के कारण ऑब्वियस है वो सिकुड़ेगा थोड़ा, हार्डनेस, वो जगह हार्ड होगी, रफ, ऑब्वियस है वात दोष है, रफनेस होगी, हॉरिपिलेशन, रोमहर्ष होगा, जो बाल होंगे उस जगह में इरेक्ट से होंगे, ब्लैकिश एंड ब्राउनिश, स्किन का कलर जो ब्लैक या ब्राउन होगा, वात दोष में ब्लैक ब्राउन स्किन कलर होता है, स्लाइट रेडिश, हल्का सा रेड भी हो सकता है, बट नॉर्मली ब्लैकिश और ब्राउनिश स्किन होगा, जो हमें वात का बोध कराएगा कि वात दोष की इन्वॉल्वमेंट है, विशिएटेड है। ओके, उसके बाद है पित्त दोष। पित्त दोष में क्या रहता है, बर्निंग सेंसेशन, वात में हमें प्रिकिंग पेन थी, इसमें जलन पड़ती है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब जो मेरे को जहाँ पे ये प्रॉब्लम है स्किन पे वहां मुझे जलन पड़ रही है। उसके बाद रेडनेस, लाल की रहेगी, कलर रेड होगा जो हमें दिखेगा, पेशेंट भी बताएगा हमें भी दिख रहा है। एक्सुडेशन, कुछ एक्सुडेशन सुपुरेशन, कुछ रिसाव सा निकलेगा, ऑब्वियस है पित्त के कारण। ऑफेंसिव स्मेल रहेगी, जब रिसाव निकलेगा ऑब्वियस है उसमें से स्मेल जो ऑफेंसिव स्मेल रहती है। स्टिकीनेस एंड मॉइस्ट, ऑब्वियस है उसमें थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है, मॉइस्ट रहता है। पहले में वात दोष में हमने ड्राइनेस देखी, इसमें ड्राइनेस नहीं रहेगी, थोड़ा स्टिकीनेस रहेगा, ठीक है। ये पित्त के मेन सिम्टम्स है। उसके बाद है कफ दोष। कफ दोष की इन्वॉल्वमेंट है तो कौन से सिम्टम्स हमें स्किन डिजीज में दिखेंगे, व्हाइटिश डिस्कलरेशन, जो स्किन का पैच रहेगा उसमें व्हाइटिश डिस्कलरेशन होगी, ना उसमें ब्राउन होगी ना ब्लैक होगी ना रेड होगी, इसमें कफा में व्हाइट होगी। कोल्ड इन टच, ऑब्वियस है कफ होगा तो उसको जब हम टच करके फील करेंगे तो हमें कोल्ड दिखेगा। प्रूराइटिस, इसमें हमें खारिश ज्यादा होगी, पहले में हमें पेन थी, सेकंड में प्रिकिंग, पहले में प्रिकिंग पेन थी, सेकंड में हमें बर्निंग सेंसेशन थी, थर्ड वाले में हमें खारिश है, इचिंग होगी बहुत ज्यादा, जो कफ का मेन सिम्टम है। नॉन प्रोग्रेसिव स्लो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, मींस जो पैच रहेगा, पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब 1 साल से इतनी जगह ही है, बड़ा नहीं है मेरे को, या 1 साल से इतना सा बड़ा है, ज्यादा नहीं बड़ा, इट मींस कफा की इन्वॉल्वमेंट है। एलिवेटेड रहेगा, ऑब्वियस है थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा। हैवीनेस एंड ऑयलीनेस आर प्रेजेंटेड अलोंग द मैगट्स। अब इसमें देखो ये बता रहा है कि इसमें मैगट्स फॉर्मेशन होती है कफा में, क्यों? क्योंकि जहां भी कफा होगा, जहां भी मॉइस्चर ज्यादा होगा, मैगट्स के लिए एटमॉस्फेयर अच्छा रहता है ग्रो करने के लिए, इसलिए इसमें कीड़े भी पाए जाएंगे अगर कफा की इन्वॉल्वमेंट होगी। स्टिकीनेस लाइक सिम्टम, स्टिकीनेस तो होगी, ऑब्वियस है कफ है तो चिपचिपापन तो होना ही है, ठीक है। ये इसके कफ के सिम्टम है, वात पित्त कफ तीनों के सिम्टम हमें ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन। अब आता है कि हमें डायग्नोस के हिसाब से अगर ट्रीटमेंट करनी है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष के अकॉर्डिंग अगर हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो आचार्य चरक ने इसमें चरक संहिता में इन्होंने क्यों इतनी क्लासिफिकेशन दे दी कुष्ठ रोग की, 7 महाकुष्ठ दे दिए, 11 क्षुद्र कुष्ठ दे दिए, क्यों दे दिए? क्या वो इसलिए दिए कि सिलेबस बढ़ाने के लिए बच्चों का, कि सिलेबस कम है कुछ लोग का सिलेबस बढ़ा देते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए दिए कि उस टाइम में जिस जिस कुष्ठ की प्रिडोमिनेंस थी, मतलब जो जो रोग जो जो कुष्ठ रोग के लोग उधर पाए जाते थे, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक जनरलाइज एक क्लासिफिकेशन दे दी। इसको हम ये नहीं कह सकते, ये आजकल करते हैं हम कंपेयर इसको, ये सोरेसिस है, ये फंगल है, ये कुछ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये आचार्यों ने दोषों के अनुसार बहुत अच्छी क्लासिफिकेशन दी है, और इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखो। जैसे कपाल कुष्ठ है, ये पहला महाकुष्ठ है, और इसमें देखो कलर क्या दिया है, ब्लैकिश रेडिश, जो हमने वात दोष में पढ़ा था। इसकी प्रिडोमिनेंस देख लो, वात प्रिडोमिनेंस है इसकी, और यही दिया है इसका कलर ब्लैकिश एंड रेडिश, जो हमने पढ़ा था। नेचर क्या है, कपाल, ऑब्वियस है वो नाम है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है, मतलब कि इसके इसके अकॉर्डिंग उसका नाम दिया। टच में देखो, रुक्ष, परुष, ड्राई है, रफ है, ये टिपिकल वात के सिम्टम है। मींस इस कुष्ठ में मैक्सिमम जो सिम्टम्स इन्होंने बताए हैं वो वात के हैं।
एसोसिएटेड सिम्टम क्या दिया है, एसोसिएटेड सिम्टम है सीवियर पेन, बहुत दर्द रहेगी इसमें, और सादे सादे था डिफिकल्ट टू क्योर। ठीक है, ये वात के हैं। इसमें देखो पता चलता है कि हमने जो वात के सिम्टम पढ़े थे पूरे इसमें अप्लाई हुए हैं, इसलिए ये वात प्रधान कुष्ठ है। कपाल कुष्ठ इज वात प्रधान कुष्ठ। नेक्स्ट इज उदुम्बर कुष्ठ। उदुम्बर कुष्ठ क्या है, पित्त प्रधान है। अब इसमें क्या दिया आचार्यों ने, इन्हें कलर दिया है सिमिलर टू उदुम्बर फ्रूट। उदुम्बर फ्रूट का जो कलर रहता है वो रेडिश कलर होता है। रेडिश कलर हमने पढ़ा था पित्त दोष में, पित्त दोष के कुष्ठ में हमें मिलेगा। नेचर है इसका, रेडनेस रहेगी, हेयर ऑन द पैच बिकम ब्राउन, ऑब्वियस है। खालित्य पालित्य हमने पढ़ा था, पित्त का वो है सिम्टम है, मतलब पित्त जहाँ ज्यादा होगी उसमें कलरिंग चेंज होगी बालों की। इसमें जो दिया है, जो पैच का कलर है वो ब्राउनिश हो जाएगा पित्त के कारण। एसोसिएटेड सिम्टम बर्निंग सेंसेशन, प्रोडाइटिस एंड पेन। मेन बर्निंग सेंसेशन है पहला, उसका प्रोडाइटिस और पेन इन्वॉल्वमेंट है वो अदर दोष के कारण, लेकिन प्रिडोमिनेंट मेन दोष है पित्त। ठीक है, बोला था तीनों दोष के इन्वॉल्वमेंट से कुष्ठ होता है, लेकिन पित्त मेन है। ठीक है, उसके बाद मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ है वो कफ दोष की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, इसलिए कफ वाले सिम्टम ज्यादा देखेंगे। कलर व्हाइट, रेड भी दिया है लेकिन रेड है पित्त के कारण, ऑब्वियस है तीनों दोष इन्वॉल्वमेंट है लेकिन कफ ज्यादा इसलिए व्हाइट। उसके बाद स्थिर है, स्लो प्रोग्रेशन है, कफ का सिम्टम। कॉम्पैक्ट है, अगेन कफ का सिम्टम। स्ट्रेंथ है, अगेन कफ का सिम्टम। एलिवेटेड राउंड पैच, एलिवेशन अगेन कफ का सिम्टम। ठीक है, इसलिए कफ दोष प्रधान व्याधि है। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम है पैचेस आर मैटिड। पैच, जो पैच है इसमें वो मैटिड है, अगेन ये कफ का सिम्टम है जब इसको आप हाथ लगा के देखते हो। सादे सादे डिफिकल्ट टू क्योर, ये सब में आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आचार्यों ने दोषों की इन्वॉल्वमेंट बताई थी और दोषों के जो सिम्टम बताए थे वो बिल्कुल सटीक बैठते हैं जब हम कुष्ठ की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बता दी, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल सटीक बैठती है दोषों के अकॉर्डिंग। इसलिए मैं बाकी नहीं पढ़ूंगा, बाकी सारे नाम आप जानते हो, और दोषों के इन्वॉल्वमेंट आप वो 3 दोष याद रख लोगे ऑटोमेटिकली, आप इस पे फोकस, इस पे बता सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, मैं सीधे इस पे आता हूँ, नेक्स्ट आता हूँ ट्रीटमेंट प्रिंसिपल पे कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी है। हमें साइन एंड सिम्टम्स पता चल गया, साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग दोषों का पता चल गया, कौन से दोष इन्वॉल्व होंगे और तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखे। अब हमें उसकी ट्रीटमेंट भी करनी है पेशेंट की। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, बहुत अच्छा इसमें श्लोक में मेंशन, 39 श्लोक में मेंशन किया चरक के। वातज कुष्ठ में हम घृत पान करेंगे। अब वो घृत पान क्या क्या होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कौन सा घृत हम दे सकते हैं कुष्ठ डिजीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद है कफज कुष्ठ में हम इसमें वमन कराएंगे, और पित्तज कुष्ठ में हम रक्तमोक्षण और विरेचन कराएंगे। ठीक है, ये आगे उसके फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दी है कि फर्स्ट हमें यही करना है अगर पेशेंट आता है। लेकिन देखा गया है अगर हम ओपीडी में बैठे हुए हैं हम ये नहीं करते, हम पहले मेडिसिन देते हैं बाद में ये इस पे जाते हैं। उसका मैं कारण बताऊंगा लेटर स्लाइड्स में। ठीक है, अभी आपको ये याद रखना है कि वातज कुष्ठ है घृतपान, कफज कुष्ठ है वमन, पित्तज कुष्ठ है विरेचन अलॉन्ग विद रक्तमोक्षणा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद है वमन और विरेचन के लिए हमें कौन सी ड्रग्स देनी है। वमन और विरेचन के लिए हमें जो कल्प स्थान में जो ड्रग्स मेंशन कर रखी है वो देनी है, साफ साफ लिखा हुआ। ओके, उसके बाद है प्रच्छान। प्रच्छानकन कैसे करना है, हम प्रच्छानकन का मतलब है ब्लड लेटिंग। ठीक है, उससे उसमें पूरा इन्होंने मेंशन किया है कि ब्लड लेटिंग बाय रबिंग विद कोर्स डिवाइस शुड बी कैरिड आउट इफ दुष्य दुष्टि इज लेस, and Siraved venesection should be carried out in condition where दोष दुष्टि is more। देखो इसमें ये मेंशन कर रखा है कि हमें रक्त मोक्षण करना है तो कैसे करना है, और कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि रक्त मोक्षण करना अगर दोषों की दृष्टि ज्यादा है तो हमें सिरावेद करना है, अगर कम है तो हमें प्रच्छान कर्म करना है। सिंपल ये मेंशन कर रखा है रक्त मोक्षण के बारे में। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया है पेशेंट विद एक्सेसिव विशिएटेड दोषा शुड बी गिवन शोधन थेरेपी रिपीटेडली। देखो हमने फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इसकी पढ़ी, हमें शोधन करना है, जैसे कफ में वमन करना है, पित्त में विरेचन और रक्तमोक्षण करना है, लेकिन वो एक बार करके नहीं पेशेंट को कहना कि तुम ठीक हो जाओगे। शोधन हमें बार बार करना है, उस पेशेंट को महीने में 2 बार करना है या 2 महीने में 3 बार करना है, इस तरह से हमें करना पड़ेगा, फिर ही जाकर उसकी दोषों का निरहरण होगा और स्किन डिजीज उसकी ठीक हो पाएगी।
ऐसा ही किया जाता है, मैं भी अपनी ओपीडी में ऐसा करता हूँ। कैसे करता हूँ वो आपको समझाऊंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि जब दोषों का निराकरण कर लेंगे, वाद दोष बढ़ जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं लिखा है तो हमें ध्यान से करना है, ये मेंशन कर रखा है। इसमें ये लिखा है आफ्टर शोधन लेटिंग ऑफ ब्लड स्नेहा शुड बी एडमिनिस्टर्ड सिंस आफ्टर शोधना वात दोष एंटर्स द कोस्ट शुद्ध कोस्ट ऑफ पेशेंट इज कॉज फॉर इमीडिएट बलश। तो उसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें ये लिखा है कि शोधन करने के बाद हमें पेशेंट को घृतपान कराना है। इसमें संसर्जन क्रम का मेंशन कर रखा है कि संसर्जन क्रम ध्यान से कराना है, और कुछ ज्यादा मेंशन नहीं कर रखा। ओके, उसके ठीक है। शोधन तो हमने पढ़ लिया, आचार्यों ने बोल दिया कि शोधन करना है, शोधन में ये करना है, ये दोष होगा तो ये वाला शोधन करना है, लेकिन कैसे परफॉर्म करना है उसका पूरा हमें पता होना चाहिए, वो भी आचार्यों ने पूरा डिटेल में उधर मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखो वमन के बारे में, वमन शुड बी administered with the help of fruit of कुटज, मदनफल, मधुक along with the juice of पटोल एंड निम्ब। इधर पटोल एंड निम्ब को मैंने हाईलाइट इसलिए किया है, पटोल और निम्ब मैक्सिमम कुष्ठ की मेडिसिन में यूज होता है, ठीक है। मदन फल तो नॉर्मली आपको पता है वमन में यूज होता ही होता है, लेकिन इसमें along with जूस ऑफ पटोल एंड निम्ब इसलिए किया है कि स्पेसिफिक ये कुष्ठ डिजीज में हम यूज करेंगे, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, शीत रस, पक्वरस, हनी एंड मधुक शुड बी यूज्ड फॉर वमन। अच्छा, उसके बाद दिया है त्रिवृत दंती त्रिफला आर टू बी यूज्ड फॉर विरेचना। विरेचन के बारे में जब आता है तो उन्होंने भी इसमें भी स्पेसिफिक औषधि मेंशन कर रखी है कि विरेचन में हमें कौन कौन सी स्पेसिफिक औषधि देनी है, ठीक है, क्योंकि ये जितनी औषधि है ये कुष्ठ रोगों में यूज होने वाली मेडिसिन में भी काम आती है, ठीक है। अब वस्ती के बारे में दिया है, ऊपर हमने पढ़ा था वात दोष के कुष्ठ में वस्ती का मेंशन नहीं किया था, लेकिन जब हम इधर बात करते हैं इधर आचार्य ने वस्ती का मेंशन किया है। क्यों किया है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ऑल्दो वस्ती का यूज नहीं है, लेकिन किसी कंडीशन में हम वस्ती दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा इधर मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल दरवी, बृहति, पटोल, अगेन पटोल, पिच्चू मर्द, मदन फल, कृतमाल, कलिंग, यव, मुस्ता, अगेन ये सब स्किन डिजीज में काम आने वाले ड्रग्स हैं। शुड बी यूज्ड अलॉन्ग विद स्नेहन फॉर अस्थापन, ठीक है, स्नेहन के अस्थापन वस्ती के लिए इन हर्ब्स का यूज करना है। और दूसरा नंबर लिखा है आफ्टर विरेचना एंड अस्थापना बस्ती स्टिल इफ देयर इज एक्सेस ऑफ वाता देन गिव अनुवासन बस्ती। अगर वात की प्रिडोमिनेंस ज्यादा है उस केस में वस्ती देते हैं, ये तो पता ही है, तो ये मेंशन कर रखा है, कुछ ज्यादा नहीं दे रखा। इन सच कंडीशन स्नेहा फोर्टिफाइड विद मदन फल, मधुक, अगेन निम्ब, कुटज, पटोल शुड बी यूज। अगर बस्ती देनी है उसमें भी हमें निम्ब और पटोल का यूज करना है, जो कि कुष्ठ रोगों में दिया जाता है, ये लिखा है इसमें। नेक्स्ट दिया है सैंधव, दंती, मरीच, फानिजक, पिपली, फ्रूट ऑफ करंज एंड विडंग शुड बी यूज्ड फॉर नस्य स्पेशली इन केस ऑफ क्रीमी एंड कफ प्रधान कुष्ठ। देखो कितना अच्छा दिया, उन्होंने लिखा है कि अगर हमें नस्यम यूज करना है, नस्य इज पार्ट ऑफ शोधना, अगर हम नस्य में यूज करना है तो हमें विडंग यूज करना है, फ्रूट ऑफ करंज करना है यूज। ये सभी जो हर्ब्स दे रखी हैं ये कृमि रोग में दिया जाता है, इसलिए इसका ही नस्य करना है, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद है और कफज प्रधान। कफज प्रधान क्यों लिखा है, ऑब्वियस है, कफज में ही मैगोट्स फॉर्म होते हैं। कफज हमने सिम्टम्स जो पढ़े थे कफज कुष्ठ रोग, उसमें लिखा था मैगोट्स फॉर्मेशन, उसमें ही कृमि लगते हैं, इसलिए कफज प्रधान अगर कुष्ठ है या जिसमें कुष्ठ में आपको कृमि दिख रहे हैं, आपने इन सब हर्ब्स का नस्य देना है। ड्रग्स मेंशन्ड इन सूत्र स्थान व विरेचनिक धूम should be used in क्रिमिज कुष्ठ and किलास and also disease affecting the upper part of the body। आपको बताइए धूमपान हम कब देते हैं, जब अपर पार्ट ऊर्ध्व जत्रुगत रोग होते हैं, नस्यम धूमपान, यही लिखा हुआ है। अगर हमें विरेचनिक धूम देना है, धूमपान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शोधना, अगर हमें किसी को विरेचनिक धूम देना है तो हमें सूत्र स्थान में जो ड्रग्स मेंशन कर रखे हैं उसके साथ क्रिमिज कुष्ठ उसको यूज करके क्रिमिज कुष्ठ और क्लास जैसी व्याधियों में या ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि कुष्ठ की, उसमें हमें देना है। इफ द पैचेस आर स्टेबल एंड हार्ड, पैच अगर स्टेबल है और हार्ड है,
अगेन ये स्टेबल एंड हार्ड है, कफज कुष्ठ की कंडीशन बता रहा है। इसमें हमें जो भाप देनी है, स्टीम देनी है, वो नाड़ी स्वेद या प्रस्तार स्वेद से देनी है, इस मेथड से देनी है। उसके बाद स्वेदन करने के बाद हमें कुर्च से इसको स्क्रब करके रक्त मोक्षण करना है, और रक्त मोक्षण करने के बाद हमें इस पे लेप करना है, जो नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया। इफ द पैचेस आर एलिवेटेड देन स्वेदना विद ल्यूकवार्म पोल्टिश ऑफ मीट ऑफ एक्वेटिक एनिमल शुड बी फॉलोड बाय स्क्रबिंग विद, ये लिखा हुआ है कि जब अगर पैचेस एलिवेटेड है तब हमें स्वेदन विद ल्यूकवार्म पोल्टिश ऑफ मीट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, कि उसके मीट के साथ, एक्वेटिक एनिमल्स के मीट के साथ देना है। उसके बाद उसको स्क्रब करना है शार्प एज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्लड लेटिंग। सिंपल सा है। पहले तो हमें स्वेदन करना है, स्वेदन के बाद हमें रक्त मोक्षण करना है। इसमें कहने का मतलब ये है, स्वेदन करना है, स्वेदन के बाद रक्त मोक्षण करना है, ठीक है। और रक्त मोक्षण के लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं, श्रिंक के साथ करना है, लाबू के साथ करना है। आजकल चलो यूज नहीं होते, हाँ, लेकिन जलोका आज भी यूज हो रहा है, जलोका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है आजकल स्किन डिजीज में, ठीक है। अब क्या है, लेपा। लेप कब करना है? लेप एक्सप्लेन कुष्ठ बिकम एफिशिएंट इफ अप्लाइड आफ्टर रक्त मोक्षण अदर शोधन प्रोसीजर। इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले शोधन कराना है और रक्त मोक्षण कराना है, उसके बाद लेप करने का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज लेप का इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद लिखा हुआ है when there is loss of sensation and or surgical intervention is prohibited। जब लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाए या हम सर्जरी नहीं कर सकते, शार शुड बी अप्लाइड आफ्टर रक्त मोक्षण एंड दोषा एलिमिनेशन। मींस जब किसी कुष्ठ की कंडीशन में सेंसेशन नहीं है, उसमें हमें क्या करना है, शार को अप्लाई करना है। कब करना है? पहले रक्त मोक्षण करके और शोधन करके, अदर शोधन प्रोसीजर करके, उसके बाद हमें शार अप्लाई करना है। इफ कुष्ठ इज हार्ड लाइक स्टोन एंड नम्बनेस, it is stable and chronic. In such cases, antidote should be given internally prior to the application of poison in the form of leap। इसमें ये बताया गया कि अगर हमें लेप अप्लाई करना है, आफ्टर ये हमने सब प्रोसीजर कर लिए, ये लोकल ट्रीटमेंट्स आ रही है, जब हमने सब प्रोसीजर कर लिया, नाड़ी स्वेद कर दिया, रक्त मोक्षण कर दिया कुछ के साथ, अब हमें अब लेप अप्लाई करना है। अगर लेप में कोई पॉइजनस सब्सटेंस डालकर हम अप्लाई कर रहे हैं, उसमें क्या करना है, हमने पेशेंट को पहले ही उसका एंटीडोट दे देना है मेडिसिनल फॉर्म में इंटरनली, ये मेंशन कर रखा है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें अगर रक्त मोक्षण करना है कूच के साथ, तो कूच किस चीज की बनी होनी चाहिए? इसमें भी देखो कितना स्पेसिफिक आचार्यों ने बोल रखा है कि जो जिससे जो कूच बनानी है, ब्रश बनाना है जिससे हम रक्त मोक्षण करना है, उसमें कौन कौन से हर्ब्स यूज करेंगे। देखो क्या लिखा है इसमें। इसमें ये दे रखा है, अगर तो नंबनेस होगी कुष्ठ वाली जगह में, तो हमें जो कूच बनाना है जिससे हम रक्त मोक्षण करेंगे, तो हमें किस चीज से बनाना है, वो पूरे हर्ब्स मेंशन कर रखे हैं। जैसे इसमें लिखा है, कूर्च प्रिपेयर्ड फ्रॉम दंती, त्रिवृत्त, करवीर, करंज, कुटज, पलीस ऑफ जाति, अर्क, निम्ब, इन सब हर्ब्स का कूर्च बनाकर उससे हमें रक्त मोक्षण कराना है। और जो हमें लेप करना है, उसमें समुद्र फेन और ड्राइड काउडंग यूज करके उसका लेप बनाना है। ऑब्वियस हर्ब्स तो डालेंगे ही, अलॉन्ग विद हम काउडंग और ये डाल सकते हैं। अगर पैच जो कुष्ठ का है उसकी सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो रखी है, ठीक है। और नीचे पॉइंट ये दे रखा है, इन पित्तज कुष्ठ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड बाय वात कफज कुष्ठ शुड बी फॉलोड along with कफा पित्त रक्त शुड बी एलिमिनेटेड। देखो इसमें क्या रखा है कि अगर पित्तज कुष्ठ होगा तो हमें वात कफज कुष्ठ की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करनी है, ऑब्वियस है, सेम ही चल रही है। और उसके बाद ये दे रखा है कि हमें तिक्त और कषाय ड्रग्स यूज करने, कषाय हर्ब्स यूज करने हैं दोष को पैसिफाई करने के लिए, ठीक है। शोधन तो होगा ही, उसके बाद जब पैसिफाई करना है तो उसमें हमें तिक्त और कषाय रस का यूज ज्यादा करना है। इसमें यह भी लिखा है, घी फोर्टिफाइड विद तिक्त ड्रग्स एंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ रक्त पित्त शुड बी फॉलोड इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पित्तज कुष्ठ। इसमें ये दे रखा है, हमें इंटरनली पेशेंट को जो घी देना है वो उसमें तिक्त रस प्रधान होना चाहिए, एंड ट्रीटमेंट जो है रक्त पित्त की तरह होनी चाहिए।